बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट करा स्पर्मेटोजेनेसिस, अब इस वाले लेक्चर में हम करने जा रहे हैं oogenesis को कंप्लीट, देन हमारा गैमेटोजेनेसिस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं, है ना। तो oogenesis क्या होता है? oogenesis में होगा फॉर्मेशन ऑफ ओवम, जैसे हमने इससे पहले स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या था? फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो oogenesis में क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ ओवम। अच्छा, इसको मैं अभी सिंपली ओवम कह रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में फॉर्मेशन किसका होता है? सेकेंडरी oocytes का फॉर्मेशन होता है, उसको मैं अभी समझाऊंगा, ठीक है ना। फॉर्मेशन ऑफ ओवम और एक्चुअल में किसका होता है? फॉर्मेशन सेकेंडरी oocytes। अब ये सेकेंडरी oocytes क्या है हमें तब समझ में आएगा जब मैं इसके अंदर चीजें तुम्हें डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन ऑफ ओवम यानी सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन किसके द्वारा? बाय ओवरी, ठीक है ना, बाय ओवरी। ओवरी के द्वारा क्या होता है? ओवम का फॉर्मेशन या सेकेंडरी oocytes का फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? oogenesis कहते हैं। अब समझते हैं ये oogenesis किस तरह से होती है। तो सबसे पहले ओवरी का हम डायग्राम देखते हैं और ओवेरियन इवेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। oogenesis किसमें? ओवेरियन इवेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं बेटा, है ना, ओवेरियन इवेंट्स। ठीक, इस बात को अच्छे से याद रखना, यहां पर मैं बात कर रहा हूं, ये पूछा जाता है ओवेरियन इवेंट्स, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या क्या घटनाएं होती हैं, तो उस चीज को मैं कहता हूं ओवेरियन इवेंट्स। यानी कि जब ओवरी सेकेंडरी oocytes रिलीज करती है तो वो चीज या फिर सेकेंडरी oocytes बनाती है, तो उस चीज को हम क्या कह रहे हैं? oogenesis। oogenesis क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocytes, ठीक है ना। तो oocytes अगर सेकेंडरी oocytes बना रहा है, कौन बना रहा है? ओवरी बना रहा है। तो उसी चीज को मैं यहां पर देखूंगा कि किस तरह से ओवरी क्या कर रहा है? सेकेंडरी oocytes बना रहा है। तो ध्यान से समझना कि मान लीजिए अपने पास क्या है बेटा, ये ओवरी है, ठीक है ना। ये मैं यहां पर तुम्हारे पास डायग्राम बना रहा हूं ओवरी का, ठीक है ना। इस तरह से ओवरी है, ठीक। तो ये ओवरी है, इस तरह से मैं यहां पर ओवरी दिखा देता हूं। ये चीज थोड़ा सा बड़ी स्ट्रक्चर बना देता हूं ओवरी की। इसके आगे मैं स्ट्रक्चर तब बनाऊंगा, पहले यहां पर समझ लेते हैं, ठीक। इस ओवरी में जो है, मान लीजिए अपने पास अगर बात कर रहे हैं, इस ओवरी में ये क्या है? ब्लड वेजल्स है ना। ये क्या है? ब्लड वेजल्स, ठीक है। ये ब्लड वेजल्स है, ये पूरी की पूरी ओवरी में बना रहा हूं, ये ब्लड वेजल्स हैं इसके। इसमें मैंने लिख दिया है क्या? ब्लड वेजल्स, ठीक है। इसमें क्या लिख दिया है कि ये चीज क्या है? ब्लड वेजल्स, जिसके थ्रू ब्लड में क्या जा रहा है? जिसके थ्रू ओवरी में क्या जा रहा है? ब्लड जा रहा है, उसको हमने कह दिया ये ब्लड वेजल्स है, ठीक है ना। तो इस तरह से ब्लड वेजल्स यहां पर होती हैं। अब ओवरी के अंदर जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई किससे ये सेकेंडरी oocytes बनता है, किससे ओवम बनता है, ठीक, उस चीज को हम देख लेते हैं, ठीक। तो यहां पर ओवरी के अंदर होता है सबसे पहले इस तरह से प्रिमोडियल सेल। इस तरह से क्या बोल दिया बेटा? इसको कहते हैं प्रिमोडियल सेल। ये सबसे पहले जो ओवरी के अंदर है उसको कहते हैं प्रिमोडियल सेल। प्रिमोडियल सेल, प्रिमोडियल सेल इंपॉर्टेंट याद रखना, ये प्रिमोडियल सेल कहा जाता है। और ये प्रिमोडियल सेल क्या होता है? 2n होता है। क्या होता है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है प्रिमोडियल सेल, ठीक है ना। प्रिमोडियल सेल क्या होता है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर 2n है, ठीक। इस 2n में क्या होगा? तो माइटोसिस होता है, और माइटोसिस होके ये क्या करेगा? अपना 2n में ही क्या होगा? यहां पर टूटेगा। तो यहां पर माइटोसिस होगा और ये आगे ग्रोथ करेगा। तो ये प्रिमोडियल सेल डेवलप होके जो बनाती है, इस तरह से मैंने बोल दिया कि ये प्रिमोडियल सेल क्या है? थोड़ा सा बड़ी हो जाती है, इस तरह से डेवलप हो रही है प्रिमोडियल सेल, ठीक है। इस तरह से प्रिमोडियल सेल डेवलप हो रही है यहां पर, ये थोड़ी सी बड़ी हो गई। इस प्रिमोडियल सेल के बाद जो डेवलप होके स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहते हैं उसको? प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल बन गया। अब इस प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर भी अगर मैं बात करूं, जैसे यहां पर ये डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है 2n, तो इस प्राइमरी फॉलिकल के अंदर भी जो है ये भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है, जिसको भी हम 2n बोलते हैं। ये भी क्या है? डिप्लॉयड स्ट्रक्चर इसके अंदर है, यानी कि यहां से माइटोसिस हो रहा है। तो प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी वो भी डिप्लॉयड होगा, ठीक है ना। तो प्राइमरी फॉलिकल्स के बाद क्या होता है? आगे और ज्यादा ये डेवलप होता है
और प्राइमरी फॉलिकल के बाद ये क्या बना देता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स बनाता है। थोड़ा सा डेवलप होके इस तरह से ये क्या बना देता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स बना रहा है। ठीक, इस तरह से क्या बना दिया इसने, सेकेंडरी फॉलिकल्स बना दिया। ठीक है, इस तरह से। अब यहां पर सेकेंडरी फॉलिकल्स में भी क्या है रहे, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ही रह रहा है। ठीक है, इस सेकेंडरी फॉलिकल्स में भी क्या रह रहा है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। तो यहां से यहां तक प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होके क्या बना, सेकेंडरी फॉलिकल्स। ये है सेकेंडरी फॉलिकल्स, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल्स। ठीक है, ये पूरा ओवरी के अंदर की घटना मैं बता रहा हूं तुम लोगों को कि ओवरी के अंदर क्या होता है, प्रिमोडियल सेल होता है, और वो प्रिमोडियल सेल क्या डेवलप होके क्या बनाता है, प्राइमरी फॉलिकल्स, और प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होके क्या बनाता है, सेकेंडरी फॉलिकल्स बना रहा है। ये बात इंपॉर्टेंट याद रखना। अब जो प्राइमरी फॉलिकल्स हैं, उस प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर भी क्या होता है, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है 2n। ठीक, और सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर भी डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है 2n। अब इस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को जो नाम मैं यहां पर देता हूं, इसको बोलते हैं प्राइमरी oocytes। क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocytes। ठीक, यहां पर भी प्राइमरी फॉलिकल्स में भी प्राइमरी oocytes, सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर भी जो ये 2n स्ट्रक्चर है, इसको भी क्या कहते हैं, प्राइमरी oocytes। ठीक है, ये प्राइमरी oocytes में आगे जब बताऊंगा oogenesis चार्ट बना के तब समझ में आएगा। ठीक है ना। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये जो प्राइमरी फॉलिकल है, इसके अंदर भी प्राइमरी oocytes है, और सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर भी क्या आता है, प्राइमरी oocytes। अब एक बात ध्यान रखना बेटा कि यहां पर देखो कि ये इस तरह से प्राइमरी फॉलिकल था और सेकेंडरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर कुछ अलग सा बन गया। यानी कि ये सेकेंडरी फॉलिकल का स्ट्रक्चर जब बनता है तो यहां पर एक और लेयर इस तरह से बन जाती है और इसके बीच में रह जाता है ये गैप। ठीक, और इस गैप के अंदर होता है फ्लूइड। इस गैप के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, और इस फ्लूइड को हम नाम देते हैं क्या, एंट्रम। क्या नाम देते हैं, एंट्रम। एंट्रम नाम देते हैं इस फ्लूइड को। ठीक है ना, इस फ्लूइड को नाम क्या दे दिया, एंट्रम। अब क्या होता है, यहां पर ये सेकेंडरी जो फॉलिकल्स बना, इसके अंदर सबसे पहले एंट्रम देखने को मिलता है। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि सबसे पहले एंट्रम कहां पर देखने को मिलेगा, वो सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर एंट्रम सबसे पहले देखने को मिलता है। ये क्या होता है, फ्लूइड स्पेस होता है ना, इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, तो ये फ्लूइड स्पेस होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई यहां से लेकर प्रिमोडियल सेल से लेकर सेकेंडरी फॉलिकल तक की जो घटना है, इतनी घटना को हम क्या कहते हैं, इतनी घटना में क्या क्या हो रहा है, कौन सा सेल डिविजन होता है, इसमें होता है माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिविजन हो रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि प्रिमोडियल सेल और सेकेंडरी फॉलिकल तक अगर जा रही है तो इसमें क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। तो यहां पर ये 2n से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर ही रहा, प्राइमरी oocytes। प्राइमरी oocytes क्या भी आगे जाके यहां पर प्राइमरी oocytes ही रहा, यानी प्राइमरी फॉलिकल्स डेवलप होके सेकेंडरी फॉलिकल्स बना। तो प्राइमरी फॉलिकल और सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर जो है एक ही स्ट्रक्चर रहती है, प्राइमरी oocytes, और इतनी घटना को हम क्या कहते हैं बेटा, माइटोसिस कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, माइटोसिस के बाद क्या होगा, अब मियोसिस होगा, और ये सेकेंडरी फॉलिकल्स डेवलप होके बनती है टर्सरी फॉलिकल्स। तो ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है आगे डेवलप होके बन जाती है टर्सरी फॉलिकल्स। तो वो टर्सरी फॉलिकल्स किस तरह से होता है, इस तरह से मैं बता रहा हूं, यहां पर टर्सरी फॉलिकल्स हैं। ठीक है, इस तरह से यहां पर टर्सरी फॉलिकल्स, इस तरह से, इससे थोड़ा सा बड़ा होके इस तरह से टर्सरी फॉलिकल्स बन जाते हैं। ठीक है ना। तो अब अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये सेकेंडरी फॉलिकल्स को डेवलप होके जो यहां पर बना, ये चीज क्या बना बेटा, टर्सरी फॉलिकल्स। क्या बना, ये टर्सरी फॉलिकल। ठीक, अब इस टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर अगर मैं देखूं तो यहां से यहां जाने पर जो ये प्राइमरी oocytes है, प्राइमरी oocytes में क्या होगा, मियोसिस फर्स्ट होगी, यहां पर क्या होगा, मियोसिस होगा। ठीक, मियोसिस फर्स्ट होगी, और मियोसिस फर्स्ट से ये 2n से डिप्लॉयड स्ट्रक्चर से हैप्लॉयड स्ट्रक्चर में बदल जाएगा, और जैसे ये 2n से n बन गया तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं, देखो ये प्राइमरी oocytes
2n है यहां पर, इसमें मियोसिस हुई तो इसको कहते हैं हम सेकेंडरी oocytes। क्या नाम देते हैं बेटा? सेकेंडरी oocytes। इसको नाम दे दिया सेकेंडरी oocytes, ठीक है ना। इसके अंदर टर्सरी फॉलिकल्स के अंदर जो होता है उसको हम देते हैं सेकेंडरी oocytes। और वो सेकेंडरी oocytes क्या होता है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर का होता है, इस बारे में याद रखना तुम लोग, ठीक है। अब मैंने बात करी कि यहां पर भी एंट्रम देखने को मिलेगा, और यहां पर जो एंट्रम होता है वो काफी इससे भी ज्यादा बड़ा एंट्रम यहां पर होता है, इस तरह से। ये पूरा का पूरा एंट्रम है, ठीक है। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, ये पूरा का पूरा क्या है? इस तरह से एंट्रम, ठीक है। ये क्या है? एंट्रम। और यहां पर एंट्रम और भी बड़ा हो जाता है, यहां पर फ्लूइड वाला स्पेस क्या हो जाता है? बड़ा। जैसे यहां पर ये छोटा है, यहां पर ये फ्लूइड वाला स्पेस क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। अब ये टर्सरी फॉलिकल्स डेवलप होके बनाता है मैच्योर फॉलिकल्स, जिसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल्स, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अब ये टर्सरी फॉलिकल्स इसके बाद क्या होता है? मैच्योर जब होता है तो ये मैच्योर होके जो है मैच्योर फॉलिकल्स का निर्माण करता है, ठीक। और उसी मैच्योर फॉलिकल्स की अगर मैं बात करता हूं तो इस तरह से यहां पर मैच्योर फॉलिकल्स बनता है, ठीक है। ये मैच्योर फॉलिकल्स यहां पर मैं इसका स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैच्योर फॉलिकल्स का, इस तरह से, ठीक। ये मैच्योर फॉलिकल्स है, ध्यान से सुनना इस मैच्योर फॉलिकल्स में, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होगा वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर ये होगा, और उस हैप्लॉइड स्ट्रक्चर को भी हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी oocytes कहेंगे। अब इसमें क्या होगा? इस सेकेंडरी oocytes के चारों तरफ क्या बनने लग जाएगा? इस तरह से, ठीक है। और भी बड़ा एंट्रम यहां पर देखने को मिल जाएगा। यहां पर क्या होगा? और भी बड़ा एंट्रम हमें देखने को मिलेगा। जब टर्सरी फॉलिकल मैच्योर होती है तो उस फॉलिकल्स का नाम होता है ग्राफियन फॉलिकल्स। क्या होता है? ग्राफियन फॉलिकल्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक। और इसी ग्राफियन फॉलिकल्स को क्या कहते हैं? मैच्योर फॉलिकल्स का नाम भी देते हैं, मैच्योर फॉलिकल्स, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल इस तरह से बन गया, यानी मैच्योर फॉलिकल इस तरह से बन गया। जैसे ग्राफियन फॉलिकल्स बनता है तो सेकेंडरी oocytes के बाहर क्या होता है? एक लेयर लग जाती है इस तरह से, और उस लेयर को हम कहते हैं इस तरह से। इसको दूसरे कलर से मैं बना देता हूं, इसको ग्रीन कलर से बना देते हैं ना। ये लेयर यहां पर लग जाती है और इस लेयर को बोलते हैं जोना पेलोसुडा। क्या बोलते हैं इस लेयर को? जोना पेलोसुडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लेयर है यहां पर ग्रीन कलर की, जो सेकेंडरी oocytes के बाहर है, उसको कहते हैं जोना पेलोसुडा। जोना पेलोसुडा, पेलोसुडा, ठीक है। इसको याद रखना है। यानी कि जैसे मैच्योर फॉलिकल्स बनती हैं तो सेकेंडरी oocytes के बाहर क्या होता है? एक लेयर डेवलप होने लग जाती है, कवरिंग डेवलप होने लग जाती है, जिसको कहते हैं जोना पेलोसुडा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब यहां पर अगर मैंने बात करी, ये ग्राफियन फॉलिकल्स का पूरा स्ट्रक्चर, इस ग्राफियन फॉलिकल्स के जो बाहर वाली लेयर है, इस यहां पर दो लेयर देखने को मिलती है। एक तो ये इस तरह से बाहर वाली लेयर है और एक ये अंदर वाली लेयर। तो जो बाहर वाली लेयर होती है, उस बाहर वाली लेयर को हम कहते हैं थीका एक्सटर्ना, और अंदर वाली लेयर को कहते हैं थीका इंटरना, ठीक है। तो इसको मैं अभी यहां पर बताऊंगा कि किस तरह से ये लेयर है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। तो ये बन गया मैच्योर फॉलिकल्स। अब इस मैच्योर फॉलिकल्स के बाद क्या होने वाला है? पहले मैं यहां पर इस तरह से ओवम पूरा का पूरा बना देता हूं, है ना। इस तरह से पूरा का पूरा ओवरी बना दिया है मैंने। यहां पर पूरा का पूरा ओवरी बना रहा हूं, तो इस तरह से मेरे पास कंप्लीट ओवरी बनी है। इस कंप्लीट ओवरी के अंदर जो ये ग्राफियन फॉलिकल्स है, ठीक, ये ग्राफियन फॉलिकल्स ही रिलीज करता है यहां से सेकेंडरी oocytes। ये ओवरी से बाहर रिलीज करता है किसको? सेकेंडरी oocytes, ठीक है। इस तरह से ये सेकेंडरी oocytes क्या होता है? यहां पर रिलीज होता है बाहर, इस तरह से। मैंने बात करी कि ये सेकेंडरी oocytes है, ये एन, ठीक। और इसके बाहर क्या है? इसके बाहर इस तरह से जोना पेलोसुडा वॉल इस तरह से आ गया, ठीक है। इसके बाहर इस तरह से क्या आ गया? जोना पेलोसुडा वॉल आ गया, ठीक।
तो वो सेकेंडरी oocytes किसने रिलीज करा? ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक। और उसके बाहर थोड़ा थोड़ा जो ये जो ग्राफियन फॉलिकल्स है, ग्राफियन फॉलिकल्स के ये हिस्से भी आ जाते हैं, ये लेयर भी आ जाती है थोड़ा बहुत, है ना। तो इसकी भी जिक्र कर लेते हैं कि यहां पर ये इस तरह से ये लेयर आ जाती है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है? जैसे ग्राफियन फॉलिकल्स सेकेंडरी oocytes को बाहर निकालती है, बाहर रिलीज करती है, ओवरी से बाहर रिलीज करती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं? ओवुल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ओवुल्यूशन। ओवुल्यूशन कहते हैं इस घटना को, ठीक है ना, ओवुल्यूशन, ठीक है। इस घटना को क्या कहते हैं? ओवुल्यूशन कह रहे हैं। आई बात समझ में? तो इस घटना को हम ओवुल्यूशन कह रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है? ग्राफियन फॉलिकल्स क्या रिलीज कर रहा है? सेकेंडरी oocytes रिलीज कर रहा है। ये है अपने पास सेकेंडरी oocytes, ठीक है। तो इसने रिलीज कर दिए हैं, क्या रिलीज कर दिया? सेकेंडरी oocytes रिलीज कर दिए। किसने? ग्राफियन फॉलिकल ने सेकेंडरी oocyte रिलीज कर दिए, जिसको हमने क्या कहा है? ओवुल्यूशन। तो ओवुल्यूशन अपने पास बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स बन जाता है कि जब ग्राफियन फॉलिकल्स सेकेंडरी oocytes को रिलीज करती है तो उस घटना को कहते हैं ओवुल्यूशन। इस बात को भी इंपॉर्टेंट याद रखना, वैसे इसकी डेफिनेशन हम बताएंगे आगे, लेकिन अभी पहले इतना याद रख लेना कि जब ग्राफियन फॉलिकल यानी मेच्योर फॉलिकल सेकेंडरी oocytes को रिलीज करता है ओवम से, ओवरी से, ठीक है, तो ओवरी से जब ये सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है किसके द्वारा? ग्राफियन फॉलिकल या मेच्योर फॉलिकल के द्वारा, तो उसको हम, उस घटना को हम क्या कहते हैं? ओवुल्यूशन। उस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? ओवुल्यूशन। और ये ओवुल्यूशन कहां पर होता है? एट प्यूबर्टी। इस बात को याद रखना, मैंने बताया है, एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के टाइम पे ये ओवुल्यूशन होता है। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये सेकेंडरी oocytes बनना, ये सेकेंडरी oocytes कहां से बनना शुरू हो जाता है, यानी कि oogenesis, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocytes या फिर फॉर्मेशन ऑफ ओवम, अगर नॉर्मली ओवम हम बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में क्या होता है? सेकेंडरी oocytes, ठीक है ना। तो सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन करना ओवरी के द्वारा, ठीक, तो उसको कह रहे हैं oogenesis। लेकिन ये oogenesis अगर हम बात करें कि ये oogenesis स्टार्ट कहां से होती है? ये होती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान। जब क्या होता है? फीमेल चाइल्ड अपने मां के पेट में होता है, अपने मां के यूट्रस में होता है, तो उस यूट्रस में जब वो डेवलप हो रहा होता है, फीमेल चाइल्ड यानी कि फीमेल फीटस जब डेवलप हो रहा होता है, तो ये प्रिमोडियल सेल क्या करती हैं? 2 से 3 वीक का जब होता है, 2 से 3 वीक का जब वो एम्ब्रियो होता है, वो फीमेल एम्ब्रियो जब 2 से 3 वीक में 3 वीक का होता है अपने मां के यूट्रस में, तो उसके अंदर ये प्रिमोडियल सेल क्या करने लग जाती है? माइटोसिस करने लग जाती है। आई बात समझ में? तो माइटोसिस करने पर वो क्या कर देती हैं? इस तरह से प्रिमोडियल सेल माइटोसिस करके इस तरह से प्राइमरी oocytes बना रही हैं, ठीक है। अब प्राइमरी oocytes फिर दूसरा सेल डिवीजन मियोसिस करके सेकेंडरी oocytes बनाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से वहां पर चेंजेस आता है। इसका मतलब है कि oogenesis कहां से स्टार्ट हो रहा है? oogenesis स्टार्ट होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से। इस बात को याद रखना कि oogenesis कहां से स्टार्ट होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से। तो मैं यहां पर याद रख लेता हूं कि ये जो है घटना है वो फ्रॉम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से शुरू हो रहा है। तो oogenesis की अगर मैं बात कर लेता हूं तो यहां पर ही ब्रैकेट में बात कर लेते हैं कि ये कहां पर हो रहा है? फ्रॉम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से शुरू हो जाता है, ठीक है ना। ये क्या है बेटा? ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से शुरू हो जाता है। कौन? oogenesis। अब एक बात ध्यान से सुनना कि oogenesis तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से शुरू हो रहा है, ठीक। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से पूरी की पूरी घटना चलती है। और ओवुल्यूशन कहां पर होता है? जब प्यूबर्टी में फीमेल आ जाती है, यानी कि बर्थ होने के बाद जब वो फीमेल कितने 11-12 साल यानी कि 10-11-12 साल की हो जाती है, तब उसमें पहला ओवम रिलीज होता है। उस पहले ओवम रिलीज होने को हम क्या कह रहे हैं? हम ओवुल्यूशन कह रहे हैं, यानी ओवम रिलीज करना ओवरी के द्वारा, वो ओवुल्यूशन है। और वो कब होता है? वो प्यूबर्टी में होता है। आई बात समझ में? तो प्यूबर्टी के टाइम पे ओवुल्यूशन शुरुआत हो जाता है। तो ओवुल्यूशन क्या है? रिलीजमेंट ऑफ सेकेंडरी oocytes फ्रॉम ओवरी। और oogenesis क्या है? फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocytes बाय ओवरी, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना, oogenesis एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से शुरू हो जाता है
और ओव्यूलेशन कहां से शुरू होता है? प्यूबर्टी से शुरू होता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम बात कर सकते हैं एट प्यूबर्टी लिख लो या फिर स्टार्ट फ्रॉम प्यूबर्टी, ठीक है ना। हम इसको क्या कर सकते हैं? स्टार्ट फ्रॉम प्यूबर्टी, स्टार्ट फ्रॉम प्यूबर्टी, ठीक। अच्छा, अब अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करता हूं, इतनी सारी बातें समझ में। अब अगर मैं इसके बारे में बात करता हूं ग्राफियन फॉलिकल्स की, तो ये ग्राफियन फॉलिकल्स के दो लेयर यहां पर हैं। एक तो अंदर वाली लेयर है, ये वाली इंटरना और ये वाली एक्सटर्ना। तो इसके बारे में भी मैं बात कर लेता हूं। ये ग्राफियन फॉलिकल्स की जो बाहर वाली लेयर है, इसको बोलते हैं बेटा थीका एक्सटर्ना। क्या बोलते हैं? थीका एक्सटर्ना। और दूसरी अंदर वाली जो लेयर होती है उसको बोलते हैं थीका इंटरना, ठीक है ना। तो ये मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स का क्या है? स्ट्रक्चर है, जिसमें बाहर वाली लेयर थीका एक्सटर्ना है, अंदर वाली लेयर थीका इंटरना है। और उसके अंदर क्या है? इस तरह से ये एंट्रम है, फ्लूइड स्पेस है, और फिर उसके अंदर क्या है? ये सेकेंडरी ओसाइड्स है, और ये सेकेंडरी ओसाइड्स ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज होता है। इस बात को याद रखना कि कौन सा फॉलिकल सेकेंडरी ओसाइड्स को रिलीज करता है, वो है मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे ही इसने क्या कर दिया? सेकेंडरी ओसाइड्स से रिलीज कर दिया, ये ओवल्यूशन कर दिया। अब क्या होता है कि ये जो थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना, जो रिमेनिंग पार्ट है इसका ग्राफियन फॉलिकल्स का, वो रिमेनिंग पार्ट क्या होने लग जाता है? बिहेव करता है। वो रिमेनिंग पार्ट जो है क्या बन जाता है? इस तरह से वो रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा, और उस रिमेनिंग पार्ट को हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या काम करता है? ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है, और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह जब ये बिहेव कर रहा है तो ये रिलीज करता है फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है ना। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। बिहेव एज एंडोक्राइन ग्लैंड, यहां पर लिख लेता हूं, बिहेव एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव शो करता है, और जब ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव शो कर रहा है तो ये क्या करता है? फॉर्म फीमेल सेक्स हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। ये फीमेल सेक्स हार्मोन, और फीमेल सेक्स हार्मोन कौन कौन से हैं बेटा? सबसे पहला एस्ट्रोजन, और दूसरा प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ऑस्ट्रोजन क्या करता है? सेकेंडरी चेंजेस लेके आता है फीमेल में, और प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? प्रोजेस्टेरोन काम करता है प्रेगनेंसी हार्मोन। तो यही बात है कि जब हम बोल रहे हैं कि ओवुलेशन प्यूबर्टी में होगा, तो उसी प्यूबर्टी के दौरान जैसे ओवुलेशन हुआ, तो उसके बाद क्या होगा? ये जो है रिमेनिंग पार्ट जो है ग्राफियन फॉलिकल्स का कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम किसकी तरह बिहेव शो करेगा? एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो अपना डायरेक्ट सिक्रीशन किसमें दे देते हैं? ब्लड में दे देते हैं, यानी कि उनके अंदर कोई ट्यूब नहीं होती है, वो ट्यूबलेस ग्लैंड होती है, ठीक है ना। तो वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव कर रहे हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और वो रिलीज करता है क्या? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसके बारे में, ठीक है। उसके बाद जैसे इसने रिलीज कर दिया, उसके बाद ये थोड़ा सा डिजेनरेट होने लग जाता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होने लग जाता है, और इस तरह से खत्म हो जाता है, ये डिजेनरेट हो जाता है, जिस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? कॉर्पस अल्बिकेंस, कॉर्पस अल्बिकेंस, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? कॉर्पस अल्बिकेंस कहते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो घटना है ये होता है ओवरी के अंदर, तो इसको कहते हैं पूरे के पूरे को ओवेरियन इवेंट्स। क्या कहते हैं बेटा? इस पूरे के पूरे को ओवेरियन इवेंट्स कहते हैं। तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, इसको पहले छाप लीजिए, अच्छे से देख लीजिए, फिर हम आगे जिक्र करेंगे oogenesis के पूरे चार्ट के बारे में। तो पहले इसको छाप लीजिए, छाप ले बेटा, इतनी चीज छाप ली, ठीक है। ये सेकेंडरी ओसाइड्स रिलीज कर रहे हैं,
ठीक है, कौन रिलीज कर रहा है? ग्राफियन फॉलिकल्स रिलीज कर रहा है सेकेंडरी oocytes। तो यहां पर देखना ध्यान से कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि मान लीजिए ग्राफियन फॉलिकल्स है ना, मैं ग्राफियन फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर बना देता हूं। ग्राफियन फॉलिकल्स, ग्राफियन फॉलिकल्स, ध्यान सुनना, ये है ग्राफियन फॉलिकल्स जिसको ऑल्सो कॉल्ड मैच्योर फॉलिकल्स, मैच्योर फॉलिकल्स इसको कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये ग्राफियन फॉलिकल और मैच्योर फॉलिकल्स का स्ट्रक्चर मैं यहां पर बना रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना इस चीज को, ठीक है। ये इसकी बाहर वाली लेयर और ये इसकी अंदर वाली लेयर, ठीक है। बाहर वाली लेयर को हमने बोला थीका एक्सटर्ना और अंदर वाली लेयर को बोला थीका इंटरना, ठीक। ये दो लेयर है, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना। अब इस थीका एक्सटर्ना और थीका इंटरना के अंदर अगर मैं देखूं तो एक फ्लूइड स्पेस देखने को मिलेगा थीका इंटरना के अंदर, और इस फ्लूइड स्पेस को हम क्या कहते हैं? एंट्रम नाम दे रहे हैं। और एंट्रम सबसे पहले ऑब्जर्व कहां पर होता है? सेकेंडरी फॉलिकल्स के अंदर, इस बात को याद रखना। तो ये चीज है एंट्रम, ठीक है। और इसके अंदर जो है वो है हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, ठीक। और इसके हैप्लॉइड स्ट्रक्चर के बाहर जो ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है इसका नाम होता है यहां पर सेकेंडरी oocytes, और इस सेकेंडरी oocytes के बाहर क्या प्रेजेंट होगा? ये कवरिंग होगी इसकी, ठीक है, जिस कवरिंग को हम क्या कहते हैं यहां पर? जोना पेलुसुडा। क्या कह रहे हैं? जोना पेलुसुडा, ठीक है, जोना पेलुसुडा, ठीक। और इसके अंदर जो है ये व्हाइट कलर का, ये है सेकेंडरी oocytes। क्या है ये? सेकेंडरी oocytes, ठीक है। इसका मतलब है अब ये ग्राफियन फॉलिकल्स जैसे ही सेकेंडरी oocytes को यहां से देता है, रिलीज करता है, तो ये यहां से इस सेकेंडरी oocytes को रिलीज कर रहा है बाहर को, ठीक है ना। तो ये है सेकेंडरी oocytes, यहां पर यह है सेकेंडरी oocytes, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जिसको हम बोल रहे हैं सेकेंडरी oocytes। और इसके बाहर है ये इसकी जोना पेलुसिडा वॉल। और फिर थोड़ा सा यहां पर क्या आ जाता है? इसका पोर्शन भी थोड़ा सा यहां पर आ जाता है, किसका? इस थीका इंटरना का पोर्शन भी थोड़ा इसके साथ आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सेकेंडरी oocytes है। सेकेंडरी oocyte अंदर, उसके बाद जोना पेलुसिडा, उसके बाद इस तरह से क्या आ जाता है? ये थीका इंटरना का थोड़ा सा पोर्शन आ जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि यहां पर देखो पहले क्या हुआ? पहला सेल डिवीजन कौन सा हुआ? माइटोसिस हुआ। तो माइटोसिस से क्या बन गया? यहां पर प्रिमोडियल सेल से क्या बन गया? ये प्राइमरी oocytes। फिर प्राइमरी oocytes में फर्स्ट मियोसिस हुई, ये पहली मियोसिस हुई, तो उससे क्या बन गया? यहां पर सेकेंडरी oocytes। टर्सरी फॉलिकल के अंदर भी सेकेंडरी oocytes, ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर भी सेकेंडरी oocytes, और फिर ये ग्राफियन फॉलिकल मैच्योर फॉलिकल रिलीज कर रही है किसको? सेकेंडरी oocytes, ठीक है ना। लेकिन यहां पर अभी मियोसिस सेकेंड होती है, ठीक। उस मियोसिस सेकंड को हम इक्वल डिविजन्स कहते हैं। इस मियोसिस फर्स्ट को कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन क्यों? क्योंकि डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बना दिया, रिड्यूस कर दिया इसने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को। तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनाया है इसने, इस वजह से इसको हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। लेकिन अभी मियोसिस सेकंड होने वाली बाकी है, क्योंकि ये जो सेकेंडरी oocytes हैं, ये सेकेंडरी oocytes अरेस्ट होता है किसमें? ये सेकेंडरी oocytes अरेस्ट होता है मियोसिस सेकंड में। तो इसकी मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट होती है? जब इसको स्पर्म मिलता है और स्पर्म का सेंट्रियोल मिलता है, क्योंकि इस सेकेंडरी oocytes का अपना कोई सेंट्रियोल्स नहीं होता है, इसलिए ये सेकेंडरी oocytes अरेस्ट होता है किसमें? अरेस्ट होता है किसमें? मियोसिस सेकंड में। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि जैसे ही ओवरी ने इस सेकेंडरी oocytes को रिलीज करा फ्लैपियन ट्यूब में, ठीक है ना। ओवुलेशन क्या होता है यहां पर समझिएगा, रिलीजमेंट ऑफ सेकेंडरी oocytes, ठीक है ना, सेकेंडरी oocytes बाय ओवरी इन
ओविडक्ट। ठीक, तो ओविडक्ट में जैसे ही रिलीज कर रहे सेकेंडरी ओसाइड्स को ओवरी, उस घटना को ओवुलेशन कह रहे हैं। इतना तो हमें समझ में आता है। ठीक, लेकिन ये सेकेंडरी ओसाइड्स किस में अरेस्ट होती है? अरेस्ट होती है मियोसिस सेकंड में। ठीक है, इसका मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं होता, अभी तक ये मियोसिस फर्स्ट ही है, तो ये इसका मियोसिस सेकंड अरेस्ट रहता है। ठीक है ना, तो वो चीज हम देख लेते हैं आगे। ये सेकेंडरी ओसाइड्स क्या होता है? अगर मैं बात कर रहा हूं, ये सेकेंडरी ओसाइड्स है, सेकेंडरी ओसाइड्स। ठीक है, ये सेकेंडरी ओसाइड्स के किस में अरेस्ट होगा? अरेस्ट इन, सेकेंडरी ओसाइड्स अरेस्ट इन मियोसिस सेकंड में। ठीक है ना, मियोसिस सेकंड में अरेस्ट होता है। उसको हम देखेंगे आगे, जब मैं पूरा पाई चार्ट बनाऊंगा ना, तो वो समझ में आ जाएगा तुम्हें। अरेस्ट होता है किसमें? अरेस्ट होता है किसमें? सेकेंडरी ओसाइड्स अरेस्ट इन मियोसिस सेकंड। ठीक है, और मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड में। मियोसिस सेकंड के किसमें अरेस्ट होता है? ये मेटाफेज सेकंड। अगर हम क्या बोल रहे हैं, एक्यूरेसी अगर चले, ठीक है, मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड में ये क्या होता है? अरेस्ट होता है, क्योंकि इसमें अपना सेंट्रियोल्स नहीं होता है, किसको? क्रोमोसोम डिसजंक्शन के लिए। ठीक है ना, तो इसलिए ये अरेस्ट हो जाता है मियोसिस सेकंड में, इसकी मियोसिस सेकंड कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है, तो इसका कारण लिख लेना, अरेस्ट इन मियोसिस सेकंड, क्योंकि बिकॉज it has not its own centriole। इसका क्या नहीं होता है? अपना सेंट्रियोल्स नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाता है? अरेस्ट हो जाता है। किसमें अरेस्ट होता है? किसमें? मियोसिस सेकंड में। ठीक है, सेंट्रियोल्स ये कहां से लेता है? इसका जब अपना सेंट्रियोल्स नहीं होता, तो ये सेंट्रियोल्स लेता है कहां से? स्पर्म से। तो जैसे ही स्पर्म इसको मिलता है, इस तरह से मान लीजिए स्पर्म है, ठीक है, तो स्पर्म के नेक में क्या होता है? उसका अपना सेंट्रियोल होता है। स्पर्म के नेक में स्पर्म का अपना सेंट्रियोल्स होता है। ये स्पर्म का सेंट्रियोल है, ये हेड है, और ये स्पर्म का नेक है, और नेक में क्या प्रेजेंट होता है? स्पर्म का सेंट्रियोल। ठीक है ना, सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल किसमें काम करता है? सेंट्रियोल काम करता है किसमें? क्रोमोसोमल डिसजंक्शन में। क्रोमोसोमल डिसजंक्शन क्रोमोसोमल डिसजंक्शन में काम करता है सेंट्रियोल्स। अब ये सेंट्रियोल जब क्रोमोसोमल डिसजंक्शन में काम कर रहा है, तो ऐसे ही जैसे सेकेंडरी ओसाइड्स के साथ, अगर फ्लैपियन ट्यूब के अंदर, ये सेकेंडरी ओसाइड्स कहां पर होगी? इन फ्लैपियन ट्यूब। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब, या फिर ओविडक्ट बोल दीजिए, है ना, इसको क्या बोल सकते हैं? ओविडक्ट। ठीक, यहां पर ग्रेफिन फॉलिकल्स रिलीज कर रही है सेकेंडरी ओसाइड्स को, इस घटना को क्या कह रहे हैं? ओवुलेशन कह रहे हैं। और कहां पर रिलीज कर रही है? फ्लैपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट के अंदर। ठीक, उस फ्लैपियन ट्यूब और ओविडक्ट का दूसरा नाम भी है यूट्राइन ट्यूब, यूट्राइन ट्यूब भी इसको कहते हैं। ठीक है, यहां पर तो जैसे यहां पर सेकेंडरी ओसाइड्स आती है, तो सेकेंडरी ओसाइड्स अरेस्ट हो जाती है मियोसिस सेकंड में। क्यों? क्योंकि उसके पास अपना सेंट्रियोल्स नहीं होता है, वो अपना क्या नहीं कर पाता? सेल डिविजन्स नहीं कर पाता है। ठीक है ना, तो तब जाके जब अगर उसको कोई स्पर्म मिलता है, तो स्पर्म के नेक में उसका प्रेजेंट होता है क्या? सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल स्पर्म का जब उसके साथ जाता है सेकेंडरी ओसाइड्स के साथ, तब वो सेकेंडरी ओसाइड्स में क्रोमोसोमल डिसजंक्शन होता है, और तब वो कंप्लीट करता अपने मियोसिस सेकंड को, और फिर वो जो ये सेकेंडरी ओसाइड्स हैं वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ओवम में। ठीक है ना, उसके बाद ये सेकेंडरी ओसाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है? इस तरह से ओवम में। यह हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स, और यहां पर अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो फिर ये है। ठीक है, अब ये सेकेंडरी ओसाइड जैसे ही देखो स्पर्म इसके पास जाता है,
फैलोपियन ट्यूब के अंदर। तो स्पर्म पहले अपना इसको सेंट्रियोल देता है और ये अपनी मियोसिस सेकंड को कंप्लीट करते हुए किस में बदल जाता है, ये ओवम में बदल जाता है, ठीक है ना। अब ये सेकेंडरी oocytes नहीं रहा, अब ये क्या नहीं रहा, सेकेंडरी oocytes नहीं रहा, ये अब क्या बन गया है, ओवम बन गया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको स्पर्म का सेंट्रियोल्स मिल गया है और इसने अपनी मियोसिस सेकंड कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। ठीक, तो इसने क्या कर दी है, यहां पर क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पर हो रही है मियोसिस सेकंड कंप्लीट, ठीक है। मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो रही है, तो अब ये क्या बन गया, ओवम बन गया, ठीक। अब इस ओवम के बाहर क्या है, ये वॉल क्या है, वही जोना पेलुसुडा, जोना पेलुसुडा, ठीक है। अब स्पर्म पहले अपना सेंट्रियोल देके सेकेंडरी oocytes को ओवम में बदल देते हैं, फिर वो स्पर्म क्या करता है, इसके साथ, इस ओवम के साथ क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, ठीक है ना। फिर स्पर्म क्या करता है, इस ओवम के साथ फर्टिलाइज कर रहा है इस तरह से, ठीक। और फिर स्पर्म अपना हेड देके और अपना हैप्लॉइड न्यूक्लियस उसके साथ देके क्या कर देता है, फर्टिलाइजेशन कर देता है। फिर उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन करता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन से पहले अगर मैं बात कर रहा हूं तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या चीजें हो रही हैं कि स्पर्म डायरेक्ट फर्टिलाइज नहीं करता, स्पर्म पहले क्या करता है, इस सेकेंडरी oocytes को अपना सेंट्रियोल देके इस सेकेंडरी oocytes को ओवम में बदलता है और तब उसके साथ स्पर्म का हेड फ्यूज होता है, स्पर्म का हेड का जो न्यूक्लियस है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, और फिर ओवम के अंदर जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है वो दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। आई बात समझ में? तो ये चीजें अपने पास एक पूरा का पूरा, मैंने तुम्हें क्या बता दिया, ओवेरियन इवेंट्स के अंदर जितनी भी चीजें घटनाएं हो रही है, फर्टिलाइजेशन तक की चीजें मैंने तुम्हें बता दिया। अब उस पाई चार्ट को समझ लेते हैं। oogenesis का जो पाई चार्ट अपने पास है, पहले इसको छापिए अच्छे से, ठीक है ना। तो ये चीजें समझ में आ गई है ना, तो इसको पहले छाप लो अच्छे से बेटा, ठीक है, छाप लीजिए इसको। ये अपना ग्रेफियन फॉलिकल्स का रिलीजमेंट देख लिया, ओवल्यूशन देख लिया, लेकिन अब हम oogenesis को पाई चार्ट से समझ रहे हैं, ठीक है। उस पाई चार्ट को हम देख लेते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं oogenesis है अपने पास, oogenesis, ठीक, और उस oogenesis का अपने पास पाई चार्ट है। oogenesis का मतलब होता है, oogenesis का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocytes, ठीक है। और कहां से बन रही है सेकेंडरी oocytes, प्रिमोडियल सेल से या फिर एमएमसी से, ठीक है। उस प्रिमोडियल सेल को हम एमएमसी के नाम से भी जानते हैं। तो जैसे अगर मैं बोल रहा हूं oogenesis का, मैं यहां पर पाई चार्ट बना रहा हूं, उसको देखना है अभी, ठीक है ना, कि मैं बोल रहा हूं ये ओवरी है, मान लीजिए ये क्या है, इस तरह से ओवरी, इस तरह से ओवरी है, ठीक। इस ओवरी के अंदर क्या होगा, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होंगी। अब मैं एक ही डिप्लॉइड स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेता हूं, वैसे तो बहुत सारी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होंगी, ठीक है ना। इस डिप्लॉइड स्ट्रक्चर को मैंने नाम दे दिया क्या, एमएमसी, यानी कि मेगा मदर सेल या फिर मैक्रो मदर सेल, ठीक है। इसी को नाम देते हैं प्रिमोडियल सेल। क्या नाम देते हैं, प्रिमोडियल सेल, ठीक। और इसी को नाम देंगे हम ओवम मदर सेल, इसी को नाम दे दिया ओवम मदर सेल। अब ध्यान से सुनना, यहां पर क्या होगा, माइटोसिस होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। अब oogenesis, जैसे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस के 3 फेज पढ़े थे ना, तो वैसे इसके भी 3 फेज होते हैं। फर्स्ट फेज कौन सा होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन। दूसरा फेज कौन सा होता है भाई, ग्रोथ फेज, ठीक है। और तीसरा क्या होता है, मैच्योरेशन, ठीक है। इसी के अंदर हमने ये तीनों कंप्लीट करने हैं, ठीक है ना। अब इस प्रिमोडियल सेल में स्टार्ट हो जाता है क्या, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, सेल डिवीजन स्टार्ट, ठीक। पर कहां सेल डिवीजन स्टार्ट हो रहा है और कब, जब ये फीमेल चाहिए, फीमेल फिटस जब होगा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, जब ये फीमेल फिटस कितने हफ्ते का होगा, 2 से 3 वीक का, 2 से 3 वीक का जब होता है, तो इस प्रिमोडियल सेल में क्या होने लग जाता है,
मल्टीप्लिकेशन फेज आने लग जाता है, सेल डिवीजन होने लग जाता है। तो इसके अंदर होगा माइटोसिस, ठीक है। कौन सा सेल डिवीजन हो जाएगा यहां पर? माइटोसिस, ठीक। डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है तो माइटोसिस के दौरान क्या होता है? डिप्लॉइड से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ही बनता है, ठीक है। इक्वल डिवीजन होता है। माइटोसिस को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? इक्वल डिविजन्स, इक्वल सेल डिविजन्स नाम दे रहे हैं माइटोसिस को। क्यों नाम दे रहे हैं? क्योंकि 2n क्रोमोसोम नंबर 2n ही रह रहे हैं। आई बात समझ में? अब यहां पर भी क्या हो रहा है? इसका सेल डिवीजन वही माइटोसिस, लेकिन ऐसा मत सोच लेना कि यहां पर 2 माइटोसिस हो रही है। एक ही माइटोसिस के दौरान यहां पर ये 4 स्ट्रक्चर बन जाती है और चारों की चारों क्या हो जाती हैं? ये डिप्लॉइड ही रहती है। यानी कि एक प्रिमोडियल सेल से या फिर एक एमएमसी में क्या हो रहा है? माइटोसिस हो रहा है। उस माइटोसिस में क्या बन गई? एक एमएमसी से 4 स्ट्रक्चर बन चुकी हैं और उन 4 स्ट्रक्चर, वो चारों के चारों क्या हैं? डिप्लॉइड हैं। और इस 4 जो यहां पर स्ट्रक्चर बन रहे, इस स्ट्रक्चर को नाम देते हैं क्या? उगोनियम। क्या नाम देते हैं? उगोनियम नाम देते हैं, ठीक है ना। उगोनियम नाम दिया है। तो इस वाले फेज को हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, क्योंकि यहां से ओवम मदर सेल से और उगोनियम बनना, ठीक है। एक एमएमसी से ये 4 उगोनियम बनना, तो इसको हमने कह दिया है फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज, और फर्स्ट फेज का नाम कौन सा है? कौन सा भाई? फर्स्ट फेज मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन फेज के दौरान यहां पर उगोनियम बन रहे हैं। तो अगर मैं बोल रहा हूं 2 से 3 हफ्ते में ये स्टार्ट कर दिया इसने सेल डिवीजन, जब ये 20 हफ्ते को हो जाता है ना, तो 20 हफ्ते में जो उगोनियम की संख्या है वो लगभग कितनी हो जाती है? वो हो जाती है 6 से 7 मिलियन उगोनियम बन जाते हैं। 6 से 7 मिलियन उगोनियम। अब मैं बात कर रहा हूं 6 से 7 मिलियन उगोनियम कैसे बनते हैं? देखो, एक एमएमसी से ये 4 उगोनियम बन रहे हैं, तो ऐसे यहां पर एमएमसी क्या होंगी? मिलियन ऑफ एमएमसी होंगी। तो मिलियंस ऑफ एमएमसी से जब माइटोसिस सेल डिविजन्स होती हैं तो लगभग उगोनियम कितनी बन जाती है? 6 से 7 मिलियन उगोनियम बन जाती है, ठीक है। यानी 2 से 3 हफ्ते में ये स्टार्ट करने लग गए धीरे धीरे डिवीजन। 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, इस तरह से 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, इस तरह से क्या हो जाता है? जब 20 हफ्ते हो जाते हैं, 20 हफ्ते हो जाते हैं, लगभग 5 महीना, ठीक है ना, लगभग 5 महीने का जब वो फिटस हो जाता है, फीमेल फिटस, तो उसमें टोटल अगर मैं देखूं, उस ओवरी में अगर मैं टोटल उगोनियम की संख्या देखूं तो वो 6 से 7 मिलियन हो जाएंगे। और 6 से 7 मिलियन किसमें हो जाएंगे? बोथ ओवरी में, दोनों ओवरी में उनकी संख्या क्या हो जाएगी? 6 से 7 मिलियन, ठीक। ये कब होता है? 20 हफ्ते में, ठीक। अब अगर मैंने बात करी यहां पर एक उगोनियम के बारे में बात करते हैं, उसी के आगे, ठीक है ना। ये एक उगोनियम क्या होगा? डेवलप अगर हो रहा है तो बाकी सभी वैसी डेवलप होंगी, ठीक है ना। तो ये इस तरह से यहां पर डेवलप हो रहा है, ग्रोथ कर रहा है, और इस तरह से बन गया इसका ग्रोथ फेज वाला कंडीशन आ गया, और इसके अंदर ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर ही है। और ये ग्रोथ करके भी इसका नाम बदला नहीं, ये नाम वही रहा, क्या? उगोनियम, ठीक है, ये उगोनियम। तो इतने वाले फेज को हम कह देते हैं कि यहां पर हो रहा है ये सेकंड फेज, ठीक है, सेकंड फेज। और इस सेकंड फेज का नाम क्या है? ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज, ठीक। यानी कि ये 6 से 7 मिलियन उगोनियम जो बने हैं 20 हफ्ते में, अब जब ये ग्रोथ फेज में आते हैं, ये सब ग्रो कर रही होती है, तो सारी की सारी ग्रो नहीं कर जाती हैं, कुछ ग्रोथ के दौरान क्या हो जाती है? डिजनरेट हो जाती है, ठीक। अब कुछ ही ग्रोथ कर पाती हैं, वो लगभग कितनी ग्रोथ कर पाती हैं? 2 से 3 मिलियन, 2 से 3 मिलियन ग्रोथ कर पाती है। 2 से 3 मिलियन उगोनियम ही क्या हो जाती हैं? ग्रोथ फेज को कंप्लीट कर पाती हैं, बाकी उगोनियम क्या हो गई? खत्म हो गई, ठीक है। यानी कि जब वो 20 हफ्ते का फीमेल चाइल्ड है, यानी लगभग 5 महीने की फीमेल चाइल्ड है, जब तक वो 9 महीने में आता है, तो 9 महीने 5 महीने के बाद और क्या करेगा? ग्रोथ करने लग जाएगा उगोनियम। जब तक वो 9 महीने में आता है और जब वो बच्चा जन्म लेता है, वो फीमेल चाइल्ड जब जन्म लेता है,
यानी कि एट बर्थ, बर्थ बोलो या फिर पार्चुरेशन बोल दो, पार्चुरेशन, ठीक है। तो यहां पर पार्चुरेशन और फिर बर्थ हम बोल सकते हैं, पार्चुरेशन बोल सकते हो या फिर बर्थ बोल दो, ठीक है। तो बर्थ के टाइम पर और पार्चुरेशन के टाइम पे कितनी उगोनियम बच जाती हैं? 2 से 3। आई बात समझ में? यानी कि वो, अगर मैं बोल रहा हूं 5 महीने से लेकर 9 महीने तक बच्चा क्या करता है? ग्रो कर रहा है ना। तो ग्रो जब करता है तो इसके अंदर जो उगोनियम होती है वो भी ग्रोथ करती है। लेकिन वो उगोनियम शुरुआत में क्या होती है? 20 हफ्ते में क्या होती है? 6 से 7। लेकिन उसमें से क्या होती है, जब ग्रोथ कर रही होती है ना, तो कुछ तो मर जाती है, मैक्सिमम मर जाती है, कुछ रह जाती है, कुछ मैक्सिमम डिजेनरेट हो जाती है, केवल कुछ ही ग्रोथ कर पाती है। लगभग 2 से 3 मिलियन क्या कर पाती है आदित्य? ग्रोथ यहां पर कर पाती है, ठीक। और बर्थ के समय पर उनकी संख्या कितनी रह जाती है? 2 से 3 मिलियन रह जाती है बर्थ के समय पर, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, ये इस उगोनियम में अगर मैं बात करता हूं आदित्य, बर्थ के समय पे ये हो रहा है, ठीक। अब यहां पर होगा क्या? यहां पर क्या होता है, ये तो अपने पास मैंने बोला है पहले सेल डिविजन माइटोसिस है जिसकी वजह से उगोनियम बना। अब इस उगोनियम में ये 2 से 3 मिलियन उगोनियम जो है ये अरेस्ट होती है, ठीक है। ये अरेस्ट होती है किसमें? ये किसमें अरेस्ट होती है? या फिर अरेस्ट यहां पर अगर हम नहीं बोल रहे हैं, या फिर जब क्या होता है, मैं अगर बात कर रहा हूं ये 2 से 3 मिलियन उगोनियम बन गए। अब क्या हो रहा है, और फिर ये क्या हो जाती है, थोड़ा और डेवलप होती है और क्या बन जाती है? 2n और स्ट्रक्चर बन जाती है, 2n, ठीक। और अब ये इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी oocytes नाम देते हैं, ठीक है। और ये प्राइमरी oocytes यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ, ध्यान सुनना, जब बच्चा क्या हुआ? पैदा हुआ, तो पैदा होने पर क्या होगा? ये उगोनियम की संख्या क्या रहेगी? 2 से 3 मिलियन। अब ये और मेच्योर होगा, यानी कि 2n और मेच्योर हुआ, इस तरह से मैंने बोला ये और मेच्योर हुआ और ये बन गया प्राइमरी oocytes। कब? और ये प्राइमरी oocytes की संख्या पहले देख लेते हैं कब कितनी रहती है? लगभग 60,000 से 80,000 रह जाती है। इसकी संख्या क्या रह जाती है? लगभग 60,000 से 80,000। यानी कि बर्थ के टाइम पे अगर इस उगोनियम की संख्या बोले 2 से 3 मिलियन है, लेकिन जब वो और ग्रो कर रही हैं और वो किस स्टेज में आ रही हैं? प्यूबर्टी में, एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी वाले स्टेज में जब आ रही हैं, तो प्यूबर्टी वाले स्टेज में क्या होता है? वो उगोनियम और ग्रो करके क्या बन जाता है? प्राइमरी oocytes बन जाता है। अब ये 2 से 3 मिलियन उगोनियम जो है उनमें भी जब ग्रोथ होता है और वो डेवलप होके, वो ग्रोथ होके क्या बनते हैं? डेवलप होके क्या बनते हैं? प्राइमरी oocytes जब बन रही हैं, तो उसमें से भी मैक्सिमम जो उगोनियम है क्या हो जाती है? डिजेनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, जैसे जैसे उस फीमेल गर्ल का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है। जब तक वो अपनी प्यूबर्टी वाली स्टेज में आती है, तो उसके बीच में, उस अंतराल में जैसे वो ग्रो कर रही है, यानी कि वो प्यूबर्टी में आ रही है, यानी कि प्यूबर्टी बोले तो 10-12 साल, 10 से 12 ईयर्स में जब तक वो आ रही है, पैदा होने से 10-12 साल जब तक वो हो रही है, तब तक उसके मैक्सिमम उगोनियम क्या हो जाएंगे? डिजेनरेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। उन 2 से 3 मिलियन उगोनियम में से केवल और केवल प्राइमरी oocytes बन पाते हैं कितने? 60 से 80,000। आई बात समझ में? अब ये प्राइमरी oocytes किस में अरेस्ट हो जाता है? अरेस्ट इन मियोसिस फर्स्ट। इस प्राइमरी oocytes क्या हो जाता है? अरेस्ट इन मियोसिस फर्स्ट, अरेस्ट इन मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के कौन सी वाली स्टेज में? मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट, और प्रोफेज फर्स्ट के और एक्यूरेट अगर बोले तो किस स्टेज में? डिप्लोटीन, डिप्लोटीन स्टेज, ठीक है ना। मियोसिस फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में क्या होते हैं? ये अरेस्ट होता है। यही तो बताया ना,
कि ये जो है अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट इन मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज। वैसे तुमने मियोसिस फर्स्ट बोलना है, लेकिन अगर और एक्यूरेट चले तो प्रोफेज फर्स्ट, उससे भी ज्यादा अंदर चले तो डिप्लोटीन स्टेज, ठीक है। क्योंकि मियोसिस जो सेल डिविजन है उसकी 4 फेज होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। तो उस प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज में, ठीक है, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, इस तरह से स्टेज होती है ना, तो उसके कौन से वाले में, डिप्लोटीन स्टेज में ये अरेस्ट हो जाती है, ठीक। तो इसको भी, ये जो उगोनियम से ये प्राइमरी oocytes जो बन रहा है, इसको भी हम कंसीडर करते हैं किसमें, ग्रोथ फेज में। इसको भी हम किसमें कंसीडर कर रहे हैं, ग्रोथ फेज में। अब ये अरेस्ट हो रहा है, ये प्राइमरी oocytes अरेस्ट हो गया किसमें, मियोसिस फर्स्ट में। अब इसके मियोसिस फर्स्ट जब कंप्लीट होती है, ये कितने हैं जब अरेस्ट हो रहे हैं, कितने नंबर कितने हैं इनके प्राइमरी oocytes के जो अरेस्ट हो रहे हैं प्यूबर्टी तक, 60 से 80 हजार। अब इस 60 से 80 हजार में से केवल और केवल अगर मैं बात कर रहा हूं, यहां पर मियोसिस फर्स्ट को अपनी कंप्लीट करते हैं, ठीक। जैसे ही मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट कर रहे हैं तो यहां पर मियोसिस फर्स्ट जब हो रही है, मियोसिस फर्स्ट जब अगर यहां पर हो रही है तो मियोसिस फर्स्ट के बाद क्या बनेगा, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन जाएगा। रिडक्शन डिवीजन होता है मियोसिस फर्स्ट, क्या होता है भाई, रिडक्शन डिवीजन होता है। मियोसिस फर्स्ट क्या होता है, रिडक्शन डिवीजन। इसके ब्रैकेट में मैं लिख लेता हूं, रिडक्शन डिवीजन है, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन का मतलब समझते हो, माइटोसिस को तो हम इक्वल डिवीजन कह रहे हैं कि 2n से 2n बन रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ये रिडक्शन डिवीजन से क्या हो जाएगा, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी, है भाई आदित्य, ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी, ये n, और दूसरी हैप्लॉइड बन जाती है छोटी सी, जिसको हम कहते हैं, ये जो बड़ी जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन रही है इसको हम नाम देते हैं क्या, इसको नाम देते हैं हम, ठीक है, सेकेंडरी oocytes। क्या नाम दे रहे हैं, सेकेंडरी oocytes, सेकेंडरी oocytes, ठीक है भाई आदित्य, सेकेंडरी oocytes नाम दे रहे हैं, इसको सेकेंडरी oocytes नाम दे दिया। और ये जो है इसको नाम देते हैं, छोटी सी स्ट्रक्चर जो है फर्स्ट पोलर बॉडी, ये अपने पास है फर्स्ट पोलर बॉडी, फर्स्ट पोलर बॉडी, जो कि बाद में डिजनरेट हो जाती है। फर्स्ट पोलर बॉडी भी क्या हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है, इसका कुछ काम नहीं है, डिजनरेट हो गई, ठीक है। तो अब हमारे पास ये सेकेंडरी oocytes बन गए। तो अगर मैं बोल रहा हूं ये प्राइमरी oocytes 60 से 80 हजार हैं, लेकिन उन 60 से 80 हजार में जो अपनी मियोसिस फर्स्ट को कंप्लीट करते हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, बाकी सारे डिजनरेट हो जाते हैं। केवल और केवल कितनी संख्या रह जाती है, 400 से लेकर 420 ही सेकेंडरी oocytes बन पाते हैं। यानी कि प्राइमरी oocytes सारे के सारे अरेस्ट है कहां पर, मियोसिस फर्स्ट में। उनमें से केवल आगे अगर बढ़ रहे हैं, वो कितने बढ़ रहे हैं, 400 से 420 ही आगे बढ़ पाते हैं, और वो कन्वर्ट हो पाते हैं किसमें, सेकेंडरी oocytes में। अब ये सेकेंडरी oocytes भी अरेस्ट हो जाएगा, ये सेकेंडरी oocytes भी अरेस्ट हो जाएगा कहां पर, अरेस्ट इन, किसमें अरेस्ट होगा, अरेस्ट इन मियोसिस सेकेंड में, ठीक। और मियोसिस सेकेंड के किसमें, मेटाफेज सेकेंड में। क्यों मियोसिस सेकेंड के मेटाफेज सेकेंड में, क्यों, क्योंकि इस सेकेंडरी oocytes का मैंने अभी बताया ना, अपना सेंट्रियोल्स इसका नहीं है, have not its own centrioles। और तुम्हें पता है मैंने सेंट्रियोल्स में अभी क्या बताया कि वो क्रोमोसोमल डिसजंक्शन के लिए जरूरी है, सेल डिविजन्स के लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो इसमें अपना सेंट्रियोल नहीं होता, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं ये सेकेंडरी oocyte वाली स्ट्रक्चर ही क्या करती है, जो है ओवरी से रिलीज होती है ओवुलेशंस के तौर पर, ठीक है। हर मंथली क्या होती है, सेकेंडरी oocytes ही रिलीज होती है।
कभी एक ओवरी से हो रही है तो कभी दूसरी बात दूसरी ओवरी से रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो संख्या 400 से लेकर 420 रह जाती है वो दोनों ओवरी की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। दोनों ओवरी में इतनी टोटल संख्या रह जाती है, ठीक। उनमें से ये सेकेंडरी oocytes ही अरेस्ट होती है कहां पर, मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड में। पर इसकी मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट हो रही है, जब इसको क्या मिलता है, स्पर्म का सेंट्रियोल्स मिलता है। जैसे मैंने बोला कि ये स्पर्म है और स्पर्म की गर्दन पे क्या होगा, इस तरह से सेंट्रियोल्स होगा। स्पर्म की गर्दन पे क्या होगा, इसका ये सेंट्रियोल्स होगा, ठीक है। स्पर्म पहले इसको अपना सेंट्रियोल्स देता है, तब इसका क्या होता है, इस सेकेंडरी oocytes का मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है, ठीक है। तब जैसे स्पर्म ने इसको अपना सेंट्रियोल्स दिया तो इस सेकेंडरी oocytes का मियोसिस सेकंड भी कंप्लीट हो गया और ये किस में बदल जाएगा, ये स्ट्रक्चर किस में बदल जाएगा, फिर ओवम में बदल जाएगा, ठीक। ओवम में बदल जाएगा या फिर एग में बदल जाएगा, ओवम बोल दो एग बोल दो। जैसे इसका मियोसिस सेकंड हो रहा है तो ये ओवम में बदल जाएगा, उसके बाद ये दूसरी छोटी सी स्ट्रक्चर जो यहां पर बनी है वो बन जाती है कौन सी, सेकंड पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी। और फिर वो सेकंड पोलर बॉडी भी क्या हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी कब बन रही है, जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो रही है। सेकंड पोलर बॉडी कब बन रही है, जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो रही है। मियोसिस सेकंड कब कंप्लीट होती है, जब स्पर्म मिलता है। अगर स्पर्म मिल रहा है तभी मियोसिस सेकंड कंप्लीट हो रही है, अगर स्पर्म नहीं मिल रहा है तो सेकेंडरी oocytes भी क्या हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा और मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड के तौर पे बाहर आ जाएगा, मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड के साथ, आई बात समझ, ब्लड के साथ वो बाहर आ जाएगा। यानी कि अगर स्पर्म मिला तभी वो सेकेंडरी oocytes ओवम में बदल पाएगा। तो क्या अब पता चल गया कि जो ओवरी है वो क्या ओवम रिलीज कर रही है या सेकेंडरी oocyte रिलीज कर रही है, तो वो सेकेंडरी oocyte रिलीज कर रही है। सेकेंडरी oocyte को, सेकेंडरी oocytes के पास अपना सेंट्रियोल्स नहीं होता, इसलिए स्पर्म का सेंट्रियोल वहां पर जाता है, उसको ओवम में बदलता है। अब जैसे ही ओवम में बदला उसके बाद ये स्पर्म क्या करता है, अपना नेक वाला रीजन इसके साथ देता है और स्पर्म जैसे इसको अपना नेक वाला रीजन, ये वाला नेक के आगे वाला हेड वाला रीजन इसको देता है, तो हेड वाले रीजन में इसका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस। तो इस हेड वाले रीजन को इसके साथ फ्यूज करवा दिया और इसको कह दिया हमने फर्टिलाइजेशन। फिर यहां पर क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है। आई बात समझ में। तो इतनी काफी इंपॉर्टेंट बात है, ये पूरा पाई चार्ट अपने पास आता है, ठीक है। ये पाई चार्ट हमने अच्छे से याद रखना है, ये पाई चार्ट हमारे पास पूछा जाता है। तो ये oogenesis का पूरा पाई चार्ट होता है, ठीक है ना। आई बात समझ में, ये पूरा का पूरा जो है oogenesis का क्या है, पाई चार्ट। इतनी बातें समझ में आ गई ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट अपने पास होता है, इसको छाप लो, अच्छे से देख लो पहले, ठीक है ना। कोई डाउट है तो पहले पूछ लो, फिर इसके बाद आगे बढ़ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहां पर हमने कुछ बातें याद रखनी है। यहां पर कुछ बातें क्या है कि भाई हमने पहले तो इस फेज को कंप्लीट करा, फर्स्ट फेज को, ठीक है, जिसमें माइटोसिस हो रही है। सेकंड फेज में ग्रोथ हो रही है, मल्टीप्लिकेशन फेज माइटोसिस, फिर सेकंड फेज ग्रोथ फेज है प्राइमरी oocytes है। फिर प्राइमरी oocytes के बाद जो ये पूरा का पूरा आगे चल रहा है इसको हम क्या कहते हैं, मैच्योरेशन फेज, ठीक है ना। उसके बाद ये पूरा का पूरा अगर चल रहा है, इसके बाद प्राइमरी oocytes के बाद और ये पूरा आगे, मैं यहां पर इसका आगे बना देता हूं, ये चीज यहां तक, ये अपने पास क्या है, मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज। और ये मैच्योरेशन फेज क्या होगा, थर्ड फेज होगा अपने पास, है ना, थर्ड फेज होगा मैच्योरेशन फेज। तो ये तीनों फेज अपने पास कंप्लीट हो गया, फेज फर्स्ट, सेकंड फेज ये वाला ग्रोथ फेज, थर्ड फेज क्या, ये मैच्योरेशन फेज। ये तीनों फेज अपने पास कंप्लीट हो रहे हैं। अब थोड़ा सा यहां पर एक चीज और समझना कि यहां पर एक एमएमसी है, मेगा मदर सेल, ठीक। वो क्या कर रहा है, एक मेगा मदर सेल क्या कर रहा है, 4 ओगोनियम बना रहा है, उसमें से एक ओगोनियम एक ओवम बना रहा है। तो चारों ओगोनियम 4 ओवम बनाएंगे, आई बात समझ में। जब एक ओगोनियम केवल एक ही ओवम बना रहा है, एक ही एग बना रहा है, या फिर एक ही सेकेंडरी oocytes बना रहे हैं, तो फिर ये चारों के चारों 4 क्या बनाएंगे,
ओवम बनाएंगे, 4 ही एग बनाएंगे, फिर 4 ही सेकेंडरी ओसाइट्स बनाएंगे। आई बात समझ में? तो इस वाले को भी याद रख लेना, जैसे हमने वो स्पर्मेटोजेनेसिस में करा था ना, उसी चीज को हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जो 1 MMC है, कि मान लीजिए ये MMC है, यहां पर MMC, और ये क्या है 1 MMC है, ठीक। वो 1 MMC क्या बना रही है भाई, 4 उगोनियम बना रहे हैं, उगोनियम बना रहा, उगोनियम कितने उगोनियम बना रहे हैं, 4 उगोनियम बना रहे हैं, 4 उगोनियम बना रहे हैं, ठीक। और 1 उगोनियम फिर कितना ओवम बना रहे हैं, या फिर कितना एग बना रहे हैं, कितना सेकेंडरी ओसाइट्स बना रहे हैं, हाँ, तो चारों के चारों कितने बना देंगे, सेकेंडरी ओसाइट्स, ठीक है। और इस सेकेंडरी ओसाइट्स आगे किस में बदलेगा, ओवम में, यानी कि एग में, ठीक है। तो कभी कभी ओवम और एग पूछ के भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो ये भी कितने बनेंगे भाई, 1 उगोनियम जब 1 बनाएगा तो 4 उगोनियम कितने बना देंगे, 4, ठीक है आदित्य। और अगर मैंने आदित्य यहां पर बात करी कि MMC की जो संख्या है, अब एक बात ध्यान सुनना, एक बात ध्यान सुनना, क्या ये MMC डिप्लॉयड है, क्या ये उगोनियम डिप्लॉयड है, लेकिन ये क्या होगा, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा, N स्ट्रक्चर होगा, इस बात को याद रख लेना, ठीक है। मैंने बात करी ये है MMC, ठीक है। अब इनकी संख्या अगर मैं बोल रहा हूं कितनी है, मान लीजिए इनकी संख्या 10 है, तो ये कितनी बनेगी भाई आदित्य, इंटू 4 कर दे, तो उगोनियम कितनी बन जाएंगी, 40 बन जाएगी। उसके बाद इंटू 1, 80 कहां से, अबे जब 4 से 4 ही ओसाइट्स बन रही हैं तो 40 से भी, हाँ 40 ओसाइट्स बनेंगी, बनेगी कि नहीं बनेगी। इसका मतलब सिंपल है कि 1 MMC 4 है ना सेकेंडरी ओसाइट्स बना रही है, तो 10 MMC कितनी ओसाइट, 40, इंटू 4 कर दो, ठीक है। ऐसे अगर मैंने यहां पर 100 ले ली, ये 100 MMC है, तो उगोनियम भी कितने बनेंगे, 400 बनेंगे, और हाँ सेकेंडरी ओसाइट्स भी कितने बन गए, 400 बन गए सेकेंडरी ओसाइट्स। तो इस बात को याद रखना, आई बात समझ। अच्छा, अगर मैंने आदित्य को क्वेश्चन दिया कि यहां पर अगर MMC आदित्य कितनी है, यहां पर 25, ठीक। यहां आगे ये कितनी बनेगी उगोनियम, 100 बनेंगी, ठीक है। और फिर ये सेकेंडरी ओसाइट्स कितनी बनेगी, 100, ठीक है। या फिर 100 सेकेंडरी ओसाइट्स बन गई, 100 ओवम बन गए, या फिर 100 एग बन गए, या फिर फीमेल गैमेट्स हम बोल सकते हैं, आई बात समझ में। तो इस वाले डाटा को भी याद रखना, इस तरह से क्वेश्चन यहां पर आता है, ठीक। और अगर मान लीजिए आदित्य मैं तेरे को बोल रहा हूं, इस तरह से क्वेश्चन है कि भाई बोल दिया कि यहां पर अगर इनकी संख्या आदित्य कि जो अगर मैं मान लीजिए 200 ओवम बन रहे हैं या 200 सेकेंडरी ओसाइट्स बन रही हैं भाई आदित्य, 200 सेकेंडरी ओसाइट्स बन रही हैं या फिर ओवम बन रहे हैं मान लीजिए, या फिर एग बन रहे हैं 200, तो हाउ मेनी MMC इज रिक्वायर्ड, 50 डिवाइडेड बाय 4 कर दोगे ना, या पीछे क्या कर दोगे, डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो इसमें क्या होगा भाई, इसमें क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो उगोनियम तो वही रहेंगी, 200 रहेंगी, उगोनियम तो 200 ही रहेंगे, लेकिन इसमें अगर डिवाइडेड बाय 4 करते हो, डिवाइडेड बाय 4 करते हो तो ये कितना रह जाएगा, 50 इसकी संख्या रह जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। आई बात समझ में आदित्य, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे जैसे मैंने वहां पर बोला था ना स्पर्मेटोजेनेसिस में, कि वहां पर क्या था, 1 MMC 16 स्पर्मेटोजोआ बना रही थी, जबकि यहां पर 1 MMC 4 ही सेकेंडरी ओसाइट या ओवम बना रहा है, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखना कि वहां पर 1 MMC 16 मेल गैमेट बना रही थी, तो यहां पर 1 MMC क्या कर रही है,
4 फीमेल गैमेट बना रही है, ठीक है ना। यहां पर क्या है, एक MMC 4 फीमेल गैमेट बना रही है, इस बात को याद रखो। अब थोड़ा सा आदित्य एक बात और समझनी है यहां पर, थोड़ा सा वो बात क्या समझनी है कि जैसे मैंने यहां पर बोला कि अपने पास टोटल कितनी सेकेंडरी oocytes बन जाती हैं दोनों ओवरी के अंदर, 400 से लेकर 420 सेकेंडरी oocytes बनती हैं। अगर मैं यहां पर आगे बात कर रहा हूं, ठीक, 400 से लेकर 400 सेकेंडरी oocytes बन रही है, स्टार पॉइंट है यहां पर, ध्यान सुनना, 400 से लेकर 420 सेकेंडरी oocytes हैं, सेकेंडरी oocytes, ठीक है, दोनों ओवरी में, बोथ ओवरी में, किसमें, इन बोथ ओवरी। अब क्या होगा, अब क्या होगा भाई, बोथ ओवरी में क्या है, 400 से लेकर 420 सेकेंडरी oocytes हैं। अब क्या करेगा, एक महीने में एक ओवरी अपना सेकेंडरी oocyte रिलीज करेगी, तो अगले महीने में दूसरी ओवरी सेकेंडरी oocyte रिलीज करती है, ठीक है ना। यानी कि अगर मैं बात करूं कि एक महीने में एक सेकेंडरी oocytes निकल रहे हैं एक ओवरी से, मान लीजिए राइट वाली, इस मंथ जो है राइट वाली ओवरी ने पहला सेकेंडरी oocytes दी, तो अगले महीने कौन देगा, लेफ्ट वाली ओवरी देगी, ठीक। तो इस 400 420 में से ये लिमिटेड संख्या बन गई ना उसमें सेकेंडरी oocytes, ठीक। तो उसमें क्या होगा, हर एक महीने में क्या होगा, एक एक सेकेंडरी oocytes खत्म होती रहेगी। जैसे हर महीने क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन होता रहेगा ना, ठीक। तो मेंस्ट्रुएशन के दौरान वो क्या क्या होता रहेगा, एक एक सेकेंडरी oocytes खत्म होती रहेगी। तो अगर मैं बोल रहा हूं किसी में अगर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन की अगर मैं बात कर रहा हूं कि मान लीजिए कोई गर्ल है जिसमें फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन किस में आ रहा है, 12 साल में, ठीक है, तो 12 इयर्स में अगर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आ रहा है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन आ रहा है, तो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन में एक सेकेंडरी oocyte जाएगी। तो ऐसे ही अगर मैं बोलूं 12 से 13 साल तक की जब वो होगी ना, तो 1 साल हो जाएगा। तो 1 साल में क्या होगा, 12 महीने, और हर एक महीने में क्या हो रहा है, एक सेकेंडरी oocytes रिलीज हो रही है। तो ऐसे ही 1 साल में कितनी सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएंगे, 12। तो जब तक वो लड़की 12 साल से लेकर मान लीजिए वो कितने साल तक जाती है, 47 ईयर्स तक, 12 साल से लेकर कितने हो गए, 47 ईयर्स। अब मैंने बोल दिया 12 साल और 47 ईयर्स के बीच में कितने साल हो रहे हैं, ये लगभग 35 साल हो रहे हैं, ठीक। और 1 साल में 35 साल हो रहे हैं ना ये, है भाई। तो 1 साल में अगर 12 सेकेंडरी oocytes जा रही है, तो फिर 35 साल में कितना हो जाएगा, 1 साल में 12, तो 35 × 12 करोगे तो क्या हो जाएगा, लगभग 420 सेकेंडरी oocytes खत्म हो जाएगी। यानी कि 30 35 32 35 साल में क्या हो जाएगा, उसकी सारी की सारी सेकेंडरी oocytes खत्म हो जाएगी। जब वो सारी की सारी सेकेंडरी oocytes खत्म हो गई, यानी कि 47 ईयर्स में उसकी सारी की सारी लगभग सेकेंडरी oocytes खत्म हो गई, क्योंकि सेकेंडरी oocyte की संख्या 400 से लेकर 420 ही है मैक्सिमम। आई बात समझ में। तो वो अगर 420 की सेकेंडरी oocytes सारी की सारी खत्म हो गई, क्या उसके बाद मेंस्ट्रुएशन होगा, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, उसके बाद सेकेंडरी oocytes रिलीज नहीं हो पाएगी, उसके बाद मेंस्ट्रुएशन नहीं हो सकता। और जब सेकेंडरी oocytes रिलीज ही नहीं हो रही है, तो फिर जितना भी स्पर्म वहां पर चल जाए वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। यानी कि वो जो लड़की जो औरत बनी है अभी 45 साल या 47 साल में, अब उसके अंदर कोई सेकेंडरी oocytes नहीं है, इसका मतलब है अब वो फर्टिलाइजेशन कर नहीं सकती है, वो इनफर्टाइल हो गई, ठीक है ना। तो इस एज में क्या हो जाएगा, इनफर्टाइल होगी, फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं है, सेकेंडरी oocytes खत्म हो चुके हैं उसके, ठीक है। तो जब लास्ट, अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन यहां पर हो रहा है, मैंने यहां पर बोल दिया लास्ट मेंस्ट्रुएशन, है ना, मेंस्ट्रुएशन। क्या इसके बाद वहां पर फर्टिलाइजेशन की संभावना है, नहीं है। तो इसके बाद उसमें कोई भी सेकेंडरी oocytes नहीं निकलता, इसलिए वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसलिए कोई भी औरत जो है 45 से 50 साल के बाद कोई मां नहीं बन सकती, क्योंकि उसमें सेकेंडरी oocytes खत्म हो जाते हैं। अगर मैंने बोला 12 साल में फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो लास्ट लगभग किसमें होगा, 47 साल में।
और अगर मैं इस 12 से हटा के बोलूं कि भाई मान लीजिए 10 साल में अगर हो रहा है फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, ठीक, तो 10 साल में हो रहा, तो यहां मैं क्या कर दूं 45 साल, तो 10 और 45 के बीच में तब आ रहे हैं 35 साल, ठीक। ऐसे अगर मैं बोलूं जिसमें 10 साल में मेंस्ट्रुएशन होगा उसका स्टॉप कब हो जाएगा, जिसका 10 साल में फर्स्ट oocytes निकलेगा, सेकेंडरी oocytes, तो लास्ट कब निकलेगा 45 साल में, ठीक। और मान लीजिए अगर 11 साल में निकला है ना, 11 साल में फर्स्ट सेकेंडरी oocyte निकला, तो फिर वो कब होगा खत्म 46। और अगर 12 साल में निकला तो 47, 13 साल में निकला तो 48, ऐसे 14 में निकला तो फर्स्ट, तो लास्ट क्या होगा 49। और ऐसे अगर 15 में निकला, 15 तो मैक्सिमम बोला जाता है वैसे, है ना, 15 से पहले निकल जाता है, लेकिन अगर 15 में निकला भी है तो फिर वो लास्ट कब हो जाएगा 50 में। तो ये एज हो जाती है भाई, अगर 10 से 15 साल के अंदर क्या हो रहा है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो लास्ट मेंस्ट्रुएशन कहां पर हो जाएगा, या फिर लास्ट जो सेकेंडरी oocyte वो कब निकल जाएगी 45 से 50 साल, या फिर 50 साल के बाद फिर वो औरत कभी भी मां नहीं बन सकती। इसका मतलब है वो सेकेंडरी oocyte जब खत्म हो गए तो उसने सेकेंडरी oocytes नहीं दिए, इसलिए अब वो मां नहीं बन सकती। लेकिन ये फीमेल के अंदर है, फीमेल इसके बाद क्या हो जाती है, आफ्टर दिस एज, यानी कि 45 से लेकर और 50, आफ्टर दिस एज, आफ्टर दिस एज फीमेल क्या हो जाती है, फीमेल गेट इनफर्टाइल। इनफर्टाइल मतलब अब वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते। इनफर्टाइल मतलब, ठीक है, यानी कि इनकम्पे क्या हो जाए, इनकम्पेबल ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगी तो इनफर्टाइल हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं हो रहा है, सेकेंडरी oocytes रिलीज नहीं हो रहा है, तो अब वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि उसके बाद वो मां नहीं बन सकती। 45 से 50 साल के बाद जो औरत है वो मां नहीं बन सकती। आई बात समझ? जबकि मेल में ऐसा नहीं होता। मेल में क्या होता है, जब तक मरता नहीं है तब तक उसमें क्या होता है, स्पर्म बनता रहता है। जब तक मरता नहीं तब तक थकता नहीं। थकता नहीं मतलब तब तक स्पर्म बन रहे हैं, तब तक स्पर्मेटोजेनेसिस चल रही है। ठीक है आदित्य, खुश हो रहे हैं? आई बात समझ में? तुमने इस तरह से सुना होगा भाई कि 50 साल या 60 साल के बुढ़े ने जो है 20-25 साल की लड़की के साथ शादी करी तो उसने अपना घर बसा दिया, उसके बच्चे भी हो गए। लेकिन तुमने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि 60 साल की बुढ़िया ने जो है जवान लड़का आदित्य 25 साल के साथ शादी कर दी और उसके बच्चे हो गए, उन्होंने अपना घर बसा दिया। ऐसा नहीं होता। ठीक है, यानी वो बच्चे ही नहीं दे पाएगी क्योंकि उसके अंदर क्या हो गया, खत्म, सेकेंडरी oocytes सारे खत्म हो चुके। आई बात समझ में? तो इस वाली स्टेज को फिर उसमें क्या कहते हैं, सेनेसेंट फेज कहते हैं। जैसे अगर मैं बात कर सकता हूं, यानी फीमेल कब तक रिप्रोडक्शन फेज में आ सकती है, रिप्रोडक्शन कब तक कर पाएगी, प्यूबर्टी से लेकर 45 से 50 साल तक। तो इस एज को फीमेल क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। जब तक वो रिप्रोड्यूस कर पा रही है तो इसको क्या कह दिया, उसका रिप्रोडक्टिव फेज। उसमें क्या कह दिया, इसको रिप्रोडक्टिव फेज। आफ्टर दिस ये इनफर्टाइल हो गई। इनफर्टाइल जब हो गई तो इसमें क्या आ गई, अब इस एज के बाद क्या हो जाती है, सेनेसेंट फेज आ जाती है। इस बार इसको याद रखना। आफ्टर दिस इज सेनेसेंट फेज। सेनेसेंट फेज आ जाता है। सेनेसेंट फेज मतलब अब उसमें सेकेंडरी oocytes नहीं बन सकती, जिस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इनफर्टाइल कंडीशन। इनफर्टाइल किस फेज में, सेनेसेंट फेज में। रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि प्यूबर्टी से लेकर 45 से 50। और इससे पहले वाली जो फेज होती है वो इससे पहले वाली फेज होती है, अगर मैं बात करूं ये रिप्रोडक्टिव फेज है और ये लास्ट वाली सेनेसेंट फेज है ना, इससे पहले क्या होगी, प्री रिप्रोडक्टिव फेज होगी। ठीक है, क्या कहते हैं, जुवेनाइल फेज। आई बात समझ में? ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव फेज है जिसमें रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे पहले वाली हो जाती है जुवेनाइल फेज, बिफोर प्यूबर्टी। ठीक है ना, तो इस बात को भी याद रखना हमें।
बिफोर प्यूबर्टी क्या हो जाता है, जुवेनाइल फेज हो जाता है। तो इसको याद रख लेते हैं। तो लाइफ की 3 फेज होती है, उस लाइफ की 3 फेज के बारे में बात करते हैं। लाइफ की जो 3 फेज होती है, 3 फेज, ठीक है, उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहली जो फेज होती है उसको कहते हैं जुवेनाइल फेज, जुवेनाइल फेज, ठीक। और दूसरा जो फेज होता है उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। और तीसरी जो फेज होती है उसको कहते हैं सेनेसेंट फेज, सेनेसेंट फेज। ये यहां पर 3 फेज है, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सेनेसेंट फेज, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं जुवेनाइल फेज के बारे में, तो जुवेनाइल फेज की अगर बात करता हूं, जुवेनाइल फेज होता क्या है, जुवेनाइल फेज जुवेनाइल फेज क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज से पहले आता है, ठीक। यानी कि वह टाइम पीरियड, लाइफ का वह टाइम पीरियड जब बर्थ से लेकर और प्यूबर्टी से पहले तक का, जब तक रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, बर्थ से लेकर और प्यूबर्टी तक का टाइम, ठीक है, प्यूबर्टी से पहले तक का टाइम। तो यहां पर हो जाएगा द टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड ऑफ लाइफ फ्रॉम बर्थ टू बिफोर बर्थ टू बिफोर प्यूबर्टी, बर्थ टू बिफोर प्यूबर्टी, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड में क्या नहीं कर पाता, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता। यानी बर्थ से लेकर, अगर मैं बात करूं बर्थ से लेकर और प्यूबर्टी से पहले तक का जो समय होता है उसको कहते हैं जुवेनाइल फेज। और इस फेज में क्या नहीं कर सकता, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, क्योंकि इसमें गैमेट्स ही नहीं बनते हैं, तो इसमें रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास जुवेनाइल फेज, ठीक है। दूसरा फेज अपने पास आ जाता है रिप्रोडक्टिव फेज। और रिप्रोडक्टिव फेज में क्या कर पाता है, जब रिप्रोडक्शन कर पाता है, रिप्रोडक्टिव फेज, ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोडक्शन कर पाता है, यानी ह्यूमन जब क्या कर पाता है, रिप्रोडक्शन कर पाता है, ठीक है ना। रिप्रोडक्टिव फेज क्या है, द टाइम पीरियड ऑफ लाइफ in which reproduction can occurs, ठीक है। क्योंकि इस एज में क्या, क्योंकि इस टाइम पीरियड तक क्या होता है, गैमेट्स कंटिन्यूअसली बनते रहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, गैमेट रिलीजमेंट होता रहता है कंटिन्यूअसली, गैमेट रिलीजमेंट इसमें देखने को मिलता है, गैमेट रिलीजमेंट इस फेज में क्या देखने को मिलता है, गैमेट रिलीज होते हैं, ठीक है ना। तो ये रिप्रोडक्टिव फेज है। और रिप्रोडक्टिव फेज की अगर बात करें तो मेल में रिप्रोडक्टिव फेज, अगर मैं यहां पर बात करता हूं, जो मेल है, मेल में रिप्रोडक्टिव फेज और फीमेल में रिप्रोडक्टिव फेज। मेल में रिप्रोडक्टिव फेज आता है कब, ठीक है, फ्रॉम प्यूबर्टी से लेकर, फ्रॉम प्यूबर्टी टू टिल डेथ, डेथ तक, ठीक है, फ्रॉम प्यूबर्टी टिल डेथ। यानी तब तक मेल रिप्रोड्यूस करेगा जब तक वो मर ना जाए, क्योंकि उसके अंदर क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली स्पर्म बन रहे हैं जब तक वो जिंदा है। लेकिन फीमेल में क्या है, फीमेल में फ्रॉम प्यूबर्टी से लेकर, अभी मैंने बताया फ्रॉम प्यूबर्टी से लेकर टू 45 से लेकर 45 टू 50 ईयर्स, है ना। यानी कि फ्रॉम प्यूबर्टी टू 45 टू 50 ईयर्स तक क्या करेगा वो, क्या करेगी वो, रिप्रोड्यूस कर सकती है, क्योंकि इसी एज तक उसमें क्या बन रहे हैं, क्या रिलीज हो रहे हैं, गैमेट्स, ठीक है। फीमेल में गैमेट रिलीज होना 45 से 50 साल के बाद बंद हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए यहां पर हम बात कर दिए कि इसमें रिप्रोडक्टिव फेज कहां तक होगा, फ्रॉम प्यूबर्टी टू
45 से 50 साल तक, उससे बाद कोई रिप्रोडक्शन यहाँ पर नहीं कर सकती वो फीमेल, ठीक है, वो इनफर्टाइल हो जाएगी। लास्ट अपने पास आता है सेनेसेंट फेस। सेनेसेंट फेस, और सेनेसेंट फेस में क्या होगा, सेनेसेंट फेस में क्या होगा, जब रिप्रोडक्शन कर ही नहीं पाते, यानी आफ्टर रिप्रोडक्टिव फेस, ये क्या आ जाएगा, आफ्टर रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद, ठीक है ना, रिप्रोडक्टिव फेज के बाद जब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, ऑर्गेनिज्म कैनॉट रिप्रोड्यूस, या फिर ह्यूमन कैनॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है, ह्यूमन कैनॉट रिप्रोड्यूस, जहां पर ह्यूमन रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, तो ये किसके अंदर आएगा, रिप्रोड्यूस क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वहां पर गैमेट्स नहीं बन पा रहे, है ना, ह्यूमन कैनॉट रिप्रोड्यूस, या फिर उसमें क्या नहीं हो रहा है, गैमेट रिलीजमेंट नहीं होगा। अब गैमेट रिलीजमेंट नहीं हो रहा है तो वो किसके केस में सेनेसेंट फेस आएगा, सेनेसेंट फेस केवल और केवल फीमेल के केस में आएगा, क्योंकि फीमेल में ऐसा चीज होता है ना, क्योंकि मेल तो डेथ तक क्या कर रहा है, रिप्रोड्यूस कर रहा है, टिल डेथ तक वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। हमने ऐसा केस तो सुना होगा कि भाई 60 साल के बुड्ढे ने जो है एक जवान से लड़की के साथ 25-30 साल की लड़की के साथ शादी कर दी और उनके बच्चे भी हो गए, लेकिन कभी ऐसा सुना कि 60 साल की बुढ़िया ने किसी 30-40 साल वाले लड़के के साथ शादी करी और उनके बच्चे हुए, नहीं, क्योंकि 50 साल के बाद वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगी फीमेल, लेकिन मेल तो रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। मेल कब तक रिप्रोड्यूस करेगा, जब तक वो मरा नहीं, तब तक उसमें स्पर्म निकलते रहता है ना, स्पर्म रिलीजमेंट होता रहता है, बनते रहता है, रिलीजमेंट होता रहता है। तो सेनेसेंट फेज हमें किस में देखने को मिलती है, ओनली इन फीमेल, फीमेल में देखने को मिलता है, ठीक है ना, यानी कि मेल में ये चीजें देखने को नहीं मिलती, केवल और केवल किस में देखने को मिलता है, फीमेल में सेनेसेंट फेज। मेल में दो ही फेज होती हैं, जुवेनाइल फेज और रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। रिप्रोडक्टिव फेज करते करते क्या हो जाएगा, मर जाएगा, तब तक उसमें रिप्रोडक्शन होता रहेगा। लेकिन सेनेसेंट फेज किस में आ जाती है, फिर फीमेल में आ जाती है, क्योंकि वहां पर क्या हो जाता है, सेकेंडरी oocytes खत्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो वो गैमेट्स नहीं बना पाती, गैमेट्स नहीं बना पाती, तो इसलिए वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती, है ना। तो फीमेल में सेनेसेंट फेज आता है। तो इतनी बातें समझ में आई, ठीक है। तो इतना हमने सारा इस लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। देख लेते हैं कि कितना सारा चीजें हमने कंप्लीट कर लिया है, इसको एक बार देख लीजिए। पहले में हमने oogenesis में ओवेरियन इवेंट्स देखा, ठीक है, इसको देख लो। दूसरा हमने ग्रेफिन फॉलिकल को अच्छे से बताया कि किस तरह से यहाँ पर ओवुलेशन हो रहा है, ये चीजें अच्छे से समझी। तीसरा हमने oogenesis यहाँ पर पाई चार्ट बना के देखा, ये पाई चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। तीन मैंने यहाँ पर बोला 3 फेज में होता है, मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज में ये कंप्लीट होता है oogenesis। उसके बाद मैंने ये नंबरिंग बताया मैथमेटिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आता है पेपर में, ठीक है ना। एंड लास्ट मैंने यहाँ पर लाइफ की 3 फेज बताई है, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट। तो इतनी सारी चीजें समझ में आ गई, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, इससे आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो।